नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के दूसरे पेपर, जिसका पेपर कोड है AAC 204, उसका आंसर के लेकर आया हूं। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है, यानी जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख जातक ग्रंथों में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, यानी सुदर्शन झील का किसने जीर्णोद्धार करवाया था, वो भी बिना बेगार के। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चौथा प्रश्न है, दाय भाग का लेखक कौन है, यानी दाय भाग जो है एक ग्रंथ है, यहां पर इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीमूत वाहन, यानी दाय भाग का लेखक जीमूत वाहन है। पांचवा प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी तक दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक का नाम पता नहीं चल पाया है कि किसके द्वारा यह लिखा गया है। तो ये अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध था, यानी किस लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, बताना है आपको। तो छठे का ए प्रश्न सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, यानी किस देवता को जब चित्र बनाया जाता है तो उसको हल लिए हुए दिखाया जाता है कि वे हाथ में हल लिए हुए हैं। तो डी ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा, बलराम, यानी बलराम का जब चित्र बनाया जाता है तो उन्हें हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है। तो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुहगौरा और महास्थान अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है। नौवां प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते थे, सार्थवाह किसे कहते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। तो नौवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। आपको बताना है किस अभिलेख के द्वारा यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पर 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरनार अभिलेख के द्वारा सिद्ध होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया था। 11वां प्रश्न है, अदेवमातृक की भूमि क्या थी, अदेवमातृक की भूमि क्या थी, आपका 11वां प्रश्न है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो उसे अदेवमातृक कही जाती थी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में भाग था, यानी भाग क्या था आपको बताना है। तो यहां पर भाग जो था भूमिकर था। तो डी ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पुरुषार्थ कौन सा है। तो पुरुषार्थ हम जानते हैं 4 प्रकार का होते हैं। तो दूसरा यहाँ पर पूछा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पर अर्थ सही हो जाएगा, यानी 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ जो है दूसरा नंबर का पुरुषार्थ है। 15 नंबर प्रश्न है, बलि था, यानी बलि क्या था आपको यहाँ पर बताना है। तो बलि एक प्रकार का कर था। तो डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिका में मौर्य समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। और इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुकुल जो था प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख
केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। श्रेणी क्या है, आपको बताना है श्रेणी क्या है या श्रेणी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिल्पकारों की समिति को श्रेणी कहा जाता था। तो 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। यहाँ पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आपको बताना है। तो यहाँ 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 20वां प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था, यानी मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो था मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में सबसे प्रमुख बंदरगाह था। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। किसके द्वारा आरंभ किया गया था भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, मिताक्षरा का लेखक कौन था, यानी मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञानेश्वर, यानी मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में उपकुर्वाण शब्द किसके लिए उपयोग में था, यानी किसे जो है वैदिक काल में उपकुर्वाण कहा जाता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का, यानी ब्रह्मचारी, यानी उपकुर्वाण जो शब्द है ब्रह्मचारी के लिए प्रयोग किया जाता था। 25 नंबर प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या जो है 6 है। तो 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में चारागाह के रक्षक को क्या कहा जाता था। चारागाह के रक्षक को मौर्य काल में क्या कहा जाता था। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विविताध्यक्ष कहा जाता था, यानी चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, विविताध्यक्ष कहा जाता था। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, धर्मगंज नामक पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में स्थित था। तो जो धर्मगंज नामक पुस्तकालय था दोस्तों वो नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 का। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है। तो यहाँ बताना है वार्ता का घटक कौन एक नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा जो था वार्ता का घटक नहीं था। तो डी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, उसके एक मंत्री के द्वारा करवाया गया था, उसका नाम नहीं है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 30वां प्रश्न है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य शासन व्यवस्था पर किस ग्रंथ के द्वारा प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के द्वारा मौर्य प्रशासन पर या शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। तो बी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। किस अभिलेख में नंद वंश के एक शासक के द्वारा नहर खुदवाने की सूचना मिलती है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित है कि नंद वंश के एक राजा ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। तो डी ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य का शिष्य था एकलव्य स्वघोषित रूप से। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाथ पिंडक का वर्णन जो है अत्यधिक धनिक व्यापारी के रूप में जातक कथाओं में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम थी। किस माध्यम से वैदिक काल में महत्वपूर्ण रूप से विनिमय किया जाता था, आपसे पूछा गया है। तो गाय थी। तो सी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। प्राचीन श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी, किस अभिलेख से प्रकट होता है। तो यहाँ मंदसौर अभिलेख से प्रकट होता है। तो 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न है, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था, यानी किस श्रेणी संगठन का नाम कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित मिलता है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलिक श्रेणी का नाम वहां पर मिलता है मंदसौर अभिलेख में। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही है? तो प्लिनी ने कही है, तो बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। और प्लिनी ने बकायदा इस पर दुख प्रकट किया है कि रोम से सारा धन भारत की ओर धीरे धीरे बहता चला जा रहा है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्षय नींव जमा करता था? अक्षय नींव कौन जमा करता था? तो श्रेणी जमा करते थे, तो ए ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था यहाँ बताना है आपको, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है, यानी मार्केट सेंटर को कौन सा शब्द संकेतित करता है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निगम। निगम दोस्तों व्यापारियों के समूह को कहा जाता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर सबसे सटीक शब्द मुझे निगम ही दिखाई दिया, तो यहाँ 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।